हाँ सर। तो पिछले क्लास जहां तक हम लोग पढ़ाई किए थे बेटा डीएनएफ ब्लॉक चल रहा था। डीएनएफ ब्लॉक में अभी तक हमारा पढ़ाई डी ब्लॉक का ही चल रहा था। तो डी ब्लॉक का मोटा मोटी सारा प्रॉपर्टी बेटा हम लोग पढ़ लिए थे। एक प्रॉपर्टी बाकी है, वो है डेंसिटी, और डेंसिटी पे बातचीत करते हैं। डेंसिटी में अगर आप ट्रेंड देखोगे तो डेंसिटी का ट्रेंड में आपको कुछ खास फिक्स ट्रेंड नहीं मिलेगा, फिर भी कुछ एक हद तक आइडिया मिलेगा। यहां से देखो तो क्या हो रहा है आपका, ठीक बढ़ रहा है, एंड में जाके घट गया, देखो तो है। हाँ सर। उसका गड़बड़, यहाँ भी थोड़ा सा गड़बड़ नहीं है, ठीक है यहाँ। लेकिन यहाँ पर अगर आप कुछ ट्रेंड को फॉलो करोगे तो यहाँ से यहाँ एक रैपिड ग्रोथ हुआ है, उसका जगह यहाँ कुछ हद तक कांस्टेंट पाया गया है। तो यहाँ पर ट्रेंड के हिसाब से अगर बात को समझना है तो पहले को ऐसे समझना है कि अगर आप ट्रेंड देखोगे तो स्कैंडियम से ज्यादा टाइटेनियम है, फिर वैनेडियम है, उसके बाद कौन आ रहा है, जिंक आ रहा है। जिंक। अगर जिंक को हटा दो तो बाकी सब कुछ सेम चला। देखो क्रोमियम और एमिन का लगभग एक जैसा है, फिर Fe और निकल और कॉपर का बिल्कुल सेम वैल्यू पाया गया है। तो यहाँ से आपके अगर एग्जाम में कुछ पूछेगा बेटा तो ऑर्डर पूछेगा, तो ये ऑर्डर को आप ध्यान में रखना। अब देखो क्या है, साथ में ये भी पूछेगा कि 3D सीरीज में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका माना जाए, कॉपर का या फिर निकल का बोलो, और सबसे कम किसका होगा, सबसे कम स्कैंडियम का डेंसिटी है। तो हाईएस्ट एंड लोएस्ट पूछ सकता है। और पूरे डी ब्लॉक में, ये तो 3D सीरीज की बात हुआ, पूरे का पूरे डी ब्लॉक कहो या पूरा पीरियोडिक टेबल, इसमें अगर सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी कोई शो करता है तो वो ऑस्मियम शो करता है और इरिडियम शो करता है, सबसे ज्यादा डेंसिटी शो करता है। अब यहां से ये तो ये लेफ्ट टू राइट का मामला, टॉप टू बॉटम का मामला को समझो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। सारे ग्रुप को छोड़ दो एक्सेप्ट 3B। 3B का मतलब ये वाला ग्रुप, इसको छोड़ दो। इसके बाद बाकी ये 3B के बाद 4B 5B, ये जितना भी है यहाँ से यहाँ तक, ये सब क्या पाया गया है, देयर इज नॉर्मल इंक्रीज इन डेंसिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। 3D सीरीज से 4D सीरीज में जाने पर नॉर्मल इंक्रीज पाया गया है, लेकिन जब 4D से 5D में पाया जाया तब इंक्रीज बिकम्स जस्ट डबल। मतलब ये देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे टाइटेनियम, टाइटेनियम के नीचे कौन है, जिरकोनियम, जिरकोनियम के नीचे कौन है, हैफ्नियम। तो जिरकोनियम के मुकाबले टाइटेनियम के मुकाबले में जिरकोनियम तो ज्यादा है, पर जिरकोनियम के मुकाबले में हैफ्नियम डबल ज्यादा, डबल इंक्रीज होता है। अगर आप इसको और समझना चाहते तो हमारे पास एक डेटा है, डेटा का पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरी बाबा इधर है, तूफान आ रहा है। ओए देखते रहे तुम लोग घर की तरफ हवा चल रहा है, तेज तूफान आया। सब हाँ बहुत जोर सर। से बारिश हो सर रहा है और बहुत जोर का तूफान हो हवा रहा है। चल रहा है, तुम लोग को शर्म नहीं भूकंप भी आती, आ इतना गया, अच्छा मौसम में पढ़ने पढ़ने बैठ गया गधा लोग, वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है ना, कहाँ पे, हाँ? उसके उसके पे घर पे शायद। सर। अब अगर आप ट्रेंड को देखोगे तो ये देखो, ये 3B सीरीज है, इसको छोड़ दो। इसको छोड़ने के बाद वो तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ, बढ़ा, लेकिन यहाँ से यहाँ देखते ऑलमोस्ट डबल हुआ है। फिर चेक कर, यहाँ से यहाँ बढ़ा, हाँ सर। यहाँ से यहाँ ऑलमोस्ट डबल हुआ, यहाँ से यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ ऑलमोस्ट डबल हुआ है, डबल, हाँ। ठीक है ना। अब अगर पूछेगा ये सारा गड़बड़ क्यों हो रहा है, तो इसका एक ही आंसर है, बोल। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ये आपको पहले भी बोल दिए थे बेटा कि जब यहाँ इस एरिया में कुछ गड़बड़ मिलेगा और उस गड़बड़ का कारण पूछेगा तो गड़बड़ का कारण आप क्या बताओगे, लेंथेनाइट लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। तो ये डेंसिटी का प्रॉपर्टी था बेटा, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब और डी ब्लॉक में दो कंपाउंड के बारे में आपको स्टडी करना है। एक आपको पढ़ना है पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में, और एक हम लोग पढ़ेंगे बेटा KMnO4 के बारे में। ये दो कंपाउंड डी ब्लॉक के अंडर में आपको पढ़ना है। एक एक करके बात करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट में सबसे पहले इसका प्रिपरेशन पे बात करते हैं। इसको प्रिपेयर करने के आपके पास करना क्या है, आपके पास ये एक ओर है, आयरन का ओर है ये। आप इसको ट्रीट करोगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, ऑक्सीजन के साथ, आपको मिलेगा सोडियम क्रोमेट। और ये सोडियम क्रोमेट को अगले स्टेप में, ये जो Na2CrO4 हो रहा है, अगले स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करने पर ये सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है। और अगले स्टेप में सोडियम डाइक्रोमेट को जब KCl के साथ ट्रीट किया जा रहा है तब जाकर के पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है। तो ये स्टेप्स याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछता है बेटा आपको। अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाओ।
पोटेशियम डाइक्रोमेट का केमिकल प्रॉपर्टीज पे अगर बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हीटिंग इफेक्ट सबसे पहले। पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करने पर ये क्या देता है, पोटेशियम क्रोमेट देता है। तो डाइक्रोमेट को अगर हीट कर रहे तो अपने को क्या मिल रहा है, क्रोमेट मिल रहा है। पीएच का इफेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग पाया गया है। डाइक्रोमेट को जब बेसिक, अच्छा बताओ तो ये क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा, ये क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा, देख तो ये होगा। हाँ सर। हाँ और सर। डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। यस सर। यानी लैंग्वेज के हिसाब से अगर बात करेंगे कि डाइक्रोमेट को अगर बेसिक मीडियम में डाल दिया जाए, यानी पीएच का वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी डाइक्रोमेट को जब एसिडिक मीडियम में डाला गया है, सॉरी क्रोमेट को जब एसिडिक मीडियम में डाला गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है बेटा, डाइक्रोमेट। यानी कहीं ना कहीं आपके पास मामला ऐसा आ रहा है बेटा कि Cr2O7 2- को अगर pH ग्रेटर देन 7 में रखोगे तो वो CrO4 2- देगा, और इसी Cr24- को अगर आप pH लेस देन 7 में रखोगे तो आपको Cr2O7 2- देगा। अगला ये हो गया मामला। अगला जो मामला है वो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करने पर आपको मिलेगा क्रोमियम का ऑक्साइड CrO3 मिलेगा। फर्दर स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर देखो, पहले तो क्रोमियम का ऑक्साइड मिलता है और फिर एक्सेस ऑफ H2SO4 के साथ ट्रीट करने पर क्रोमियम सल्फेट मिलता है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा कि एसिडिक K2Cr2O7 अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाए तो वहां पे एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है जो कि CrO5 की वजह से बनता है। और CrO5 है क्या, ये क्रोमियम का पेरोक्साइड है। क्रोमियम के पेरोक्साइड से दो क्वेश्चन बनता है बेटा, एक तो उसका स्ट्रक्चर पूछेगा और दूसरा उसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा। तो चलो पहले रिएक्शन को देखते, देखो रिएक्शन क्या बोल रहा है, ये देखो K2Cr2O7 को H2SO4 ट्रीट करने पर K2CSO4 और H2Cr2O7 हाइड्रोजन डाइक्रोमेट बनता है, और H2O2 टूट करके क्या देता है बेटा, H2 और नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और यही नेसेंट ऑक्सीजन इस H2Cr2O7 को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, क्रोमियम पेरोक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। मतलब अगर इस सारे को ऐड करें तो ओवरऑल रिएक्शन आपका ये खड़ा होगा, K2Cr2O7 plus H2SO4 plus 4H2O2 will give you 2CrO5 K2SO4 plus 5H2, जहां पर ये हो गया क्रोमियम पेरोक्साइड, और इसी क्रोमियम पेरोक्साइड का कलर ब्लू सॉल्यूशन होता है। और साथ में ये भी याद रखना कि ये जो क्रोमियम पेरोक्साइड होता है, अगर आप एक्सेस ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये क्रोमियम पेरोक्साइड क्या करता है, बचा हुआ H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है इस तरीके से, और क्रोमियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे क्रोमियम पेरोक्साइड का जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं, ऐसा होता है, या इसको हम कॉपी में लिखते तो ऐसे लिखते हैं, बटरफ्लाई जैसा बना देते हैं, ऐसा ऐसा और डबल बॉन्ड हो। और यहाँ पर अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बैठोगे तो यहाँ पे -2, ये पेरोक्साइड है -1 -1 -1 -1, इसका मतलब इसका कितना आएगा, 6। देखो कई सारा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। एक तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताओ, दूसरा ये भी पूछ सकता है कि क्रोमियम पेरोक्साइड में कितना पेरोक्साइड लिंकेज है, बोल 4 2 को मालूम, तो यही आंसर दोगे। दिस विल बी कॉल्ड वन लिंकेज ना। हाँ यस सर, यस हाँ वन। एक सर, पेरोक्साइड दो बॉन्ड हुआ ना लिंकेज, बेटा, 4 क्यों होगा, तब दो आंसर लिंकेज। 2। समझे बात, चलिए ये तो हो गया उसका। अब K2CO3 के साथ ये सब आप लोग देख लेना किसके साथ क्या रिएक्शन करेगा। हाँ यहाँ पर एक वर्ड आता है सेस्पी ऑक्साइड, जैसे Cr2O3 का नाम है क्रोमियम सेस्पी ऑक्साइड, और सेस्पी ऑक्साइड उसको बोलेंगे बेटा जिसमें 3 ऑक्सीजन एलिमेंट और एटम होगा और 2 अदर एलिमेंट होगा। कितना ऑक्सीजन होगा, 3 ऑक्सीजन होगा और 2 अदर एटम होगा, जैसे कि B2O3 N2O3 L2O3 Fe2O3, ये सब का सब किस तरह का ऑक्साइड कहलाता है, ये सब कहलाता है सेस्पी ऑक्साइड।
अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये सब रिएक्शन बेटा आपके नोट्स पे दिया हुआ, खुद से पढ़िएगा। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है और ये हम पढ़ाने नहीं जाएंगे, बताओ तो ये ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके, कहाँ पढ़ा है बेटा आप लोगों को? जाइए, आपको ग्रुप 17 का वीडियो खोलो, वहां पे आपको पढ़ा है। ग्रुप 17 में क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आपको हम पढ़ाए और साथ ही साथ इसका एक आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी दिखाए थे, जहां पर एक लेडी मैडम इस प्रैक्टिकल को टेस्ट करके दिखाई थी, याद है? हाँ पर सर, हाँ हाँ है ना, रेड वेपर का फॉर्मेशन हुआ था, ये आपको वीडियो दिखा चुके हैं बेटा, ये आपको करवा चुके हैं। फिर भी एक बार बोल दे रहे, सबसे पहले होता क्या है, ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में किसका टेस्ट होता है? क्लोराइड का, क्लोराइड रेडिकल Cl- का। तो ये रहा मेरा Cl-, इसके अंदर है सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ देने पर क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि रेड वेपर का फॉर्म में दिखता है। तो पहले स्टेप में आपके पास क्रोमिल क्लोराइड रेड वेपर के फॉर्म में बनेगा। अगले स्टेप में क्या होता है कि यही क्रोमिल क्लोराइड को पास करवाया जाता है NaOH सॉल्यूशन से, जो येलो कलर का सॉल्यूशन देता है किसका? सोडियम क्रोमेट का। मतलब ये है NaOH के साथ क्रोमिल क्लोराइड दिए, सोडियम क्रोमेट बना, ये सोडियम क्रोमेट येलो कलर का सॉल्यूशन देता है। और आखिर में ये सोडियम क्रोमेट जो है येलो कलर का सॉल्यूशन, इसको एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है, लेड एसीटेट के प्रेजेंस पे। ये क्या देता है बेटा? लेड क्रोमेट देता है, कुछ इस तरीके से। ये देखो, सोडियम क्रोमेट लेड एसिड के साथ लेड क्रोमेट देता है, और ये क्या देता है बेटा? येलो प्रेसिपिटेट देता है। और ये येलो प्रेसिपिटेट कंफर्म करेगा किसका टेस्ट? क्लोराइड रेडिकल का टेस्ट। अब देखो यहां से कितना सारा छोटा छोटा क्वेश्चन बन सकता है। एक तो आपसे ये रिएक्शन पूछ सकता है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, आपसे कलर का ऑर्डर पूछ सकता है। तो आप बोलेगा सबसे पहले रेड वेपर बनता है, फिर येलो सॉल्यूशन बनता है ना, येलो सॉल्यूशन बनता है, और फिर येलो पीपीटी होता है। इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? इस सब पे थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। हाँ, और ये टेस्ट जो है, इसका लिमिटेशन क्या है? ये टेस्ट किसका क्लोराइड का एग्जाम पर टेस्ट नहीं शो कर पाएगा? अगर वो क्लोराइड मरकरी AgCl2 है, अगर वो सिल्वर, क्लोराइड AgCl है, अगर वो क्लोराइड PbCl2 है, SnCl2, तो ये टेस्ट शो नहीं करता, ये एक्सेप्शन। तो अभी हम लोग क्या चीज पे बात की बेटा? अभी हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पे बातचीत की। अब उसका स्ट्रक्चर पे, यहाँ स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएगा, और देखो कैसा क्वेश्चन आएगा। ये क्रोमेट का स्ट्रक्चर है, मतलब CrO4 2- का स्ट्रक्चर है। आपके एग्जाम में यहाँ से पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, अभी तक आया नहीं है पर ऐसा पूछ सकता है कि CrO4 2- में जो क्रोमियम और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, हाउ मेनी इक्विवेलेंट बॉन्ड आर देयर? समान बॉन्ड, एक जैसा बॉन्ड है। तो आंसर होगा 4। ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये चारों बॉन्ड एक जैसा है। जबकि इसका स्ट्रक्चर अगर आप लिखने बैठोगे CrO4 2- का, जिसका स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसा है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O-, ऐसा है। 2 माइनस ऐसे बेटा, एक क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस ऑक्सीजन पे माइनस होगा वो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल नहीं बनाएगा, और जो ऑक्सीजन न्यूट्रल होगा वो डबल बॉन्ड वो बनाएगा। 2 बॉन्ड बनाएगा। तो अब अगर ये डायग्राम रख करके आपसे पूछा जाए कि Cr और ऑक्सीजन, इसमें कितना बॉन्ड ऐसा है जो एक जैसा है, इक्विवेलेंट है? बोल, जवाब दो बेटा। सर 2। सर 4 और 2। अब भी 4 है, ये गलती मत करना। सुनो, आपको लगेगा कि सर ये बॉन्ड और ये बॉन्ड तो एक जैसा है, आपको लगेगा कि सर ये वाला क्रोमियम ऑक्सीजन का बॉन्ड और ये वाला क्रोमियम का बॉन्ड एक जैसा है, बट द आंसर इज ऑल द 4 आर इक्विवेलेंट। व्हाई? क्योंकि आप जो स्ट्रक्चर बनाए बेटा, उसमें तो रेजोनेंस पॉसिबल है। अब अगर इसको हम रेजोनेंस दिखाएंगे तो ऐसे भी दिखा सकते कि ये हो गया डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया O-, यहाँ डबल बॉन्ड O और ये हो गया O-, ये भी एक पॉसिबल है। या फिर अगर आप यहाँ रेजोनेंस करोगे तो फिर आप ऐसे दिखाओगे कि यहाँ पर O- है, यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ O- है। तो जब आप चारों में, तो चारों एक जैसे, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया है। और चूंकि चारों का बॉन्ड एक जैसा, इसलिए चारों का बॉन्ड लेंथ, यहाँ का ये सारा का सारा बॉन्ड लेंथ भी सेम पाया जाएगा। लेकिन अब इस खेला को यहाँ देखो,
अब ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा? तो ये स्ट्रक्चर है आपका Cr2O7 2- का। और Cr2O7 2- कैसा दिखता है वो दोबारा देख ले बेटा, ऐसा दिखेगा O- डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O-, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऐसा है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि Cr2O7 2- में कितना क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड एक जैसा है, तो जवाब दो। पहले ये बताओ इसमें टोटल कितना बॉन्ड है, CrO बॉन्ड कितना है टोटल? सर 8। 12। इस 8 में से बेटा ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 6.8 है और जैसा है। ये 6 का 6 इक्विवेलेंट है। समझ में आ रहा है ये 6 का 6 इक्विवेलेंट क्यों है? हाँ सर। ये 6 रेजोनेंस में जाएगा और बाकी का जो ये 2 बचा, ये दोनों एक जैसा है। ये वाला एक ये और एक ये। यही वजह है कि इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वही बॉन्ड लेंथ इसका भी होगा, और इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी। समझे बात? और इसके ऊपर ऑलरेडी नीट या जेई एग्जाम नहीं याद है बेटा, बट किसी एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि Cr2O7 2- में कितना इक्विवेलेंट बॉन्ड है। ऑप्शन था 4, 6, 2 नहीं था, इस तरीके का उसका आंसर क्या होगा? 6 होगा। 6। तो ये स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉब्लम रहेगा। स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस की, आपके स्कूल के एग्जाम में ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को दिया जाएगा। चलो अभी बातचीत की हम लोग किस पे बेटा? K2 Cr2O7। अब बातचीत करने जा रहे हैं किस पे हम लोग? KMnO4। अच्छा हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, पढ़ो अच्छे से पढ़ो। सुश्रीक, तो याचिस क्लासे आची सुश्रीक না হ্যাঁ স্যার। এটা তোর জন্য স্পেশাল আছে, পড়। समझा रे? तो सर जो पुलिस जो वो फूंकने के लिए बोलता है वो मीटर के अंदर। समझा बात? देखा कभी रास्ते में? हाँ हाँ बुद्धि सर। अगर मैं देखा है मुंह में डाल देता है फूक मार, हाँ हाँ। है ना? স্যার আমাকে কখনো ধরেনি স্যার। অ্যাকচুয়ালি স্যার ও ফুঁক মেরেছিল না, মেশিনটাই ফেটে গেছিল, এই কারণে আর ধরে না। देखो असल में होता क्या है यहाँ पर, देखो ये देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करो तो हम लोग ऐसे पढ़े कि अगर दारू में K2Cr2O7 डाल दे तो दारू ऑक्सीडाइज होकर क्या होता है? अल्डिहाइड बन जाता है। पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ सर। तो जब अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड बनता है उस टाइम डाइक्रोमेट रिड्यूस होकर Cr3+ बनाता है बेटा। और याद रखना कि इसका कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है और इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। ये कलर चेंज से पता चल जाता है कि बेवड़ा दारू पी के है कि नहीं। समझे बात? और यहाँ पे कुछ चीज है, हाँ यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन है कि SO3 और CrO3 का स्ट्रक्चर सब कुछ एक जैसा मिलेगा। सिमिलैरिटी है क्रोमियम और सल्फर के बीच में। जिस तरीके से CrO4 2- हम लोग क्रोमेट आयन पढ़े, उसी तरीके से सल्फेट आयन होगा। यहाँ डाइक्रोमेट आयन पढ़े, ये डाइसल्फेट है, एक जैसा होता है। ये देख लेना, ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है बेटा, आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट बैच और KMnO4, सबसे पहले इसका प्रिपरेशन पे बात करेंगे। देखो यहाँ इसको प्रिपेयर करने के लिए कई सारा मेथड इस्तेमाल किया और इन सारे में K2MnO4 बनाया गया है। एक KMnO4 का नाम पोटेशियम परमैंगनेट और K2MnO4 का नाम पोटेशियम मैंगनेट। समझा? हाँ सर। तो हम लोग किसको प्रिपेयर करने बैठे बेटा? पोटेशियम मैंगनेट।
पर मैंगनेट हेडिंग पढ़ देना, हेडिंग वापस आ रहे पढ़ लेना। हम लोग KMnO4 का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं ना। क्या बोले बेटा कि अभी हम लोग K2Cr2O7 और KMnO4, और याद करना बेटा ये दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग भरपूर यूज किए इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, हाँ सर। हाँ भरपूर यूज हुआ। तो इसका बातचीत कर रहे हैं। अब देखो तो KMnO4 को अगर आपको बनाना है तो KMnO4 को बनाने से पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? K2MnO4। K2MnO4। और वो बनाने के आपके पास अलग अलग तरीका है, फॉलो कीजिए। अब इन सब में अगर आप देखोगे तो MnO2 कॉमन है, आपका स्टार्टिंग मटेरियल कॉमन है, और ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में रखे हुए, ये भी बेसिक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और KNO3 और KCl3। डिपेंडिंग ऑन दिस आपका बाय प्रोडक्ट चेंज होगा, लेकिन आपका सारा का सारा जो ये मेन प्रोडक्ट होगा वो K2MnO4 होगा। वंस जब आपका K2MnO4 बन जाएगा, पोटेशियम मैंगनेट बन जाएगा जो ग्रीन कलर होता है, फिर आप इसको क्या करने वाले, देखो कहाँ गया यार, हाँ ये रहा। अब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे K2MnO4, और ऑक्सीडाइज करने के हम लोग यहाँ पे क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, तब ये बन जाएगा KMnO4। आप ओजोन का भी इस्तेमाल कर सकते हो ऑक्सीडेशन, तो आपको KMnO4 यानी K2MnO4 किसमें कन्वर्ट हो रहा है? KMnO4। अच्छा KMnO4 का कलर क्या होता है? इसका कलर तो अभी बात उठा था, क्या कलर का बात उठाती है, क्या कलर था बोल? ऑरेंज। पिंक। और KMnO4 पिंक। हाँ Green, K2MnO4 ग्रीन होता है। और KMnO4 का कलर क्या होता है? पिंक Pink. सर। पर्पल या पिंक जैसा, एक्चुअली पिंक ही होता है, ठीक है। तो ये देखो, और आप किससे इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से भी आप इसको ट्रीट करोगे तो KMnO4 मिलेगा। इसके अलावा आप एक और ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ये हो गया केमिकल ऑक्सीडेशन, यहाँ पर आप केमिकल कंपाउंड लेकर ऑक्सीडाइज करोगे। दूसरा तरीका पाया गया इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। K2MnO4 का अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, ये देखो MnO4 माइनस बनने का मतलब क्या बना, बोलो बेटा? और ये प्रिंटिंग सर मिस्टेक परमांग माइनस, ओ तो फिर मैंगनेट यहाँ देख रहे एनायन। हो क्या? ऐसे टूटेगा ना, यही वाला तो यहाँ यूज हुआ ना, देखो सर यस सर, परमांगनेट एनायन तैयार हो गया। परमैंगनेट आयन तैयार होगा तो उसका मतलब KMnO4, ठीक है। हाँ एक और रिएक्शन है जो डिस्प्रोपोर्शनेशन में भी जाता है। K2MnO4 को जब HCl के साथ ट्रीट किया गया बेटा, तो वो KMnO4 देता है, MnO2 देता है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे हो बोल? यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +6, यहाँ पर निकालेगा +7 और यहाँ पर निकालेगा +4, ठीक है। हाँ सर। अब आज इसका केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। इसका भी हीटिंग इफेक्ट देख लो, यहाँ पे भी KMnO4 को हीट करने पर, यानी कि MnO4 माइनस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है बेटा? MnO4 2 माइनस, ठीक है। हाँ सर। एल्कली के साथ ट्रीट करने पर, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करने पर, ये सब आप खुद से पढ़िएगा बेटा। अब आ जाओ स्ट्रक्चर पे दोनों का, MnO4 माइनस मतलब परमैंगनेट आयन, और MnO4 2 माइनस है। MnO4 2 माइनस का कलर क्या था? ये था ना पर्पल या पिंक बोल लो इसको। हाँ। और ये ग्रीन था, देखो ग्रीन कलर का दिखा रहा, पर्पल का दिखा रहा। यस। यानी कि आपका ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? Mn के साथ ये किसका स्ट्रक्चर हुआ? ये MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर हुआ। तो 4 हाँ ऑक्सीजन है सर। तो बेटा 4 ऑक्सीजन, ये रहा 4 ऑक्सीजन बैठा दो। 4 में से जिस पे भी माइनस देना उसको सिंगल बॉन्ड रखना, जिस पे माइनस दी दी उसको डबल बॉन्ड रखना। अब बताओ यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए MnO बॉन्ड टोटल कितना बॉन्ड है? 4। और वो चारों का चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट है। उसी तरीके से ये भी देख लो, ये इसमें भी होगा, चारों का चारों सेम होगा। चलिए आगे बढ़ो।
अब हम लोग कहाँ एंटर करें बेटा लोग? F block. ना एफ ब्लॉक बहुत छोटा सा टॉपिक है बेटा, ज्यादा कुछ इसमें आपको नहीं पढ़ना जानना है। जो थोड़ा बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है बस उतना से ही आपका काम हो जाएगा। जैसे स्टार्ट करेंगे, एफ ब्लॉक को दो हिस्से में बांट दो। एक हिस्से का नाम क्या है बेटा? लैंथेनाइड सीरीज और दूसरा एक्टिनाइड। एक्टिनाइड होगा ना। तो पहले हम लोग किस पे बात करने वाले हैं? पहले लैंथेनाइड पे। अब देखो Lanthanide. लैंथेनाइड में ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसका एक और नाम रेयर अर्थ एलिमेंट होगा। ये लोग मेटल्स होते हैं, सॉफ्ट होगा, मैलिएबल होगा, डक्टाइल होगा, गुड कंडक्टर, नॉट गुड कंडक्टर, मतलब जस्ट लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट ये उतना अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। हाईली डेंस मेटल होते हैं, इन लोगों का डेंसिटी काफी हाई होता है। और लैंथेनाइड्स का जो आयनाइजेशन एनर्जी पाया गया है वो काफी कम पाया गया कंपेयर टू हूम? अल्काइल अर्थ मेटल, बट हायर देन एक्टिनाइड्स। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी लैंथेनाइड्स में कम होगा। बोलो किससे कम होगा? ये अल्काइल अर्थ मेटल से। हाँ, ज्यादा होगा किससे? Actinide से. एक्टिनाइड से। इन लोगों के पास कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी उतना ज्यादा नहीं है। याद है पिछले क्लास में ये बात किए थे कि टेंडेंसी बनाने का कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसके पास है? डी ब्लॉक। हाँ, यस सर, टी ब्लॉक। हाँ सर. हाँ. और लैंथेनाइड में कोई एलिमेंट ल्यूटेनियम जो है वही पाया गया है जो कॉम्प्लेक्स बना सकता है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ हिज स्मॉल साइज। ठीक है, अगर याद होगा बेटा पिछले क्लास में कॉम्प्लेक्स बनाने का कंडीशन क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन आपको तीन बताए। साइज छोटा होना चाहिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए और डी ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, है ना? यस सर। और ये रहा आपके पास लैंथेनाइड का मेंबर्स और मेंबर्स के साथ उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक कॉम्पिटिटिव लेवल में बेटा यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है और वो पूछा था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका। यस सर। बेटा हाँ। इसमें पढ़ाने के लिए कुछ नहीं, ये सब कुछ आपको बेसिक पढ़ाया जा चुका है, ये सब आपका काम है और ये इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि लैंथेनाइड का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो? बोल। +3. +3 है ना? देखो ना, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इसी की बात की थे। Lu+3 has a tendency to form complex, हाँ सर. है ना? हाँ. अब ऑक्सीडेशन की तो बात आई था, आगे ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3। और जो लोग इन पूरा खाली होगा या हाफ फिल्ड होगा या फुल फिल्ड होगा उन लोगों का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। अब यहाँ पे कुछ और इंफॉर्मेशन सुन लो। सबके पास तो +3 है। Sm2+, U2+, Yb2+ has tendency to acquire a stable +3 oxidation state by losing an electron. Hence it behaves as रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ. ठीक है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो। जबकि ये लोग +4 के तौर पे पाया जाता है, तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए +3 पे ले जाने के लिए क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन गेन करना गेन पसंद करेगा. करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेगा तो इनका बिहेवियर कैसा होगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ये बिहेव करेगा। ठीक है, कंपाउंड्स का ज्यादातर लैंथेनाइड्स का जो ज्यादातर कंपाउंड है बेटा वो आयनिक नेचर पाया गया है। अब अगर साइज की बात करते हैं, अब अगर आप साइज देखोगे तो इसका जो एटॉमिक रेडियाई है इसमें कोई खास फिक्स ट्रेंड नहीं है बेटा। अब देखो, बोलो यहाँ से यहाँ क्या हुआ? घटा घटा घटा, कांस्टेंट घटा, अचानक से बढ़ गया, फिर अचानक से घट गया, घटा, ये भी घटा, ये भी घटा, ये भी घटा, ये भी घटा, धूप से बढ़ गया। लेकिन अगर इसका आप आयनिक रेडियाई में ट्रेंड देखोगे, देखो क्या हो रहा है, मतलब ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। वेरी गुड, यही वर्ड बोलना चाह रहे थे बेटा कि यहाँ सिर्फ डिक्रीज नहीं हो रहा बेटा, यहाँ कैसा डिक्रीज हो रहा है? ग्रेजुअली ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। आइए बातचीत करो।
देखो क्या बोल रहा है कि आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस रेगुलरली, ग्रेजुअली ये डिक्रीज करता है, जबकि एटॉमिक रेडिया क्या शो कर रहा है, इरेगुलरिटी, उसमें वो रेगुलर के हिसाब से नहीं डिक्रीज कर रहा है ना। और ये जो डिक्रीज इन साइज हो रहा है, ये जो रेगुलरली डिक्रीज कर रहा है, इसी डिक्रीज का नाम क्या है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं इसको, लैंथेनाइट का साइज घटना। और ये रीजन है लैंथेनाइट का साइज का घटने का। अब थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये रीजन का जरूरत क्यों पड़ा। तो अगर आपको याद होगा बेटा, तो बोलते हो डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट साइज, तो बोलेगा सर बीच में जाकर के ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। बोले क्यों कांस्टेंट होता है, बोले सर ये ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। और किसका स्क्रीनिंग इफेक्ट, डी का। तो फिर आपको बोलेगा कि ठीक है, जब वही लॉजिक यहाँ अप्लाई किए थे, ब्लॉक में भी लॉजिक सेम अप्लाई करो। लेफ्ट टू राइट साइज जो होना चाहिए था वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होना चाहिए था, पर यहाँ तो रेगुलरली डिक्रीज कर रहा है, ऐसा क्यों। तब बोलेगा सर यहाँ भी स्क्रीनिंग इफेक्ट काम कर रहा है एफ का, लेकिन एफ का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, काफी कमजोर होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसलिए वो साइज को कांस्टेंट होने से रोक नहीं पाता है, वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। यही बात यहाँ कहा गया, पढ़ कर देखो तो समझ में आ रहा है। हाँ सर। चलिए, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा कि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इफेक्ट क्या है, रिजल्ट क्या है। तो कई सारा रिजल्ट हम लोग पढ़ चुके बेटा, देखो तो अभी एक एक करके याद आएगा। अभी अभी ये याद है, ये हम लोग डी ब्लॉक में पढ़े थे कि आयनाइजेशन एनर्जी 3D सीरीज से 4D सीरीज जाने पे क्या होता है, डिक्रीज करता है, लेकिन 4D हाँ। सीरीज से जब 5D सीरीज में जाते हैं तो वो इंक्रीज करता है। क्यों, इंक्रीज कर देते, क्यों, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। हम लोग ये भी पढ़ चुके थे और ये आज ही पढ़े हैं, याद करो कि टॉप टू बॉटम जाएंगे 3D सीरीज से 4D सीरीज में, वो तो नॉर्मल बढ़ता है, लेकिन 4D सीरीज से 5D सीरीज में डेंसिटी क्या होता है, डबल हो जाता, डबल हो जाता है। ये भी किसके वजह से, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। है ना। और ये आप लोग पढ़ लेना, इसमें नहीं बताने की। यहाँ पर ये देखो कहाँ गया, ये भी हम लोग पढ़ चुके कि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन जिर्कोनियम हैफ्नियम का साइज, नियोबियम टाइटेनियम का साइज, इन लोगों का साइज कांस्टेंट पाएगा, ये भी ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। साथ में ये याद रखना कि हाइड्रोक्साइड, as the size of lanthanide ion decreases from selenium to lutetium, the covalent character increases, basic strength decreases। इस पे क्वेश्चन पूछता है बेटा, बेसिक ऑर्डर। तो याद रखना, लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका बेसिक ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है। एफ ब्लॉक में जब आप लैंथेनाइट सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाओगे, बेसिक ऑर्डर आपको घटता हुआ मिलेगा। आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये तो हम लोग बातचीत किए बेटा अभी थोड़ी देर पहले कि लैंथेनाइट्स का आयनाइजेशन एनर्जी काफी कम होता है। इसका पहला आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी लगभग सेम पाया गया है अल्कालाइन अर्थ मेटल से। और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का ये ट्रेंड है बेटा, यहाँ पर जहाँ पर ये ट्रेंड बेटा आपको हम एनसीईआरटी बुक से दिया और ये डेटा वहां अवेलेबल नहीं था। ये ट्रेंड देखिए, अब इस ट्रेंड में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस पूरे सीरीज में किसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, सेलेनियम का, सेलेनियम का। हाँ हाँ सर। और सबसे ज्यादा किसका है, तो टीबी का। रिड्यूसिंग पावर। अच्छा, रिड्यूसिंग पावर किस पे डिपेंड करता है, याद है ना, हाँ सर। हाँ सर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये देखो, ये सारे का एसआरपी का वैल्यू दिया हुआ है।
बोलो तो यहाँ पर अगर आप ट्रेंड फॉलो करोगे तो क्या ट्रेंड देखने को मिलता है? सर कोई गड़बड़ नहीं, आराम से लेफ्ट राइट घट रहा है, हाँ डिक्रीज कर रहा है ना। जी सर। और नेगेटिव, जितना नेगेटिव एसआरपी अगर घटेगा इसका मतलब उसका रिड्यूसिंग पावर भी घटेगा, क्योंकि हाँ। आपको पढ़ा था नेगेटिव एसआरपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर। कलर प्रॉपर्टी याद है, पिछले क्लास में कलर के लिए बात किए थे, तो डी ब्लॉक का कलर होने का रीजन क्या था? डीडी ट्रांजिशन। हाँ सर। फिर एक सीटीएस भी था, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। फिर एक पोलराइजेशन का भी बात किए थे कि हाँ एजीबीआर ये जो येलो होता है ये पोलराइजेशन की वजह से होता है। यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी का रीजन क्या पढ़ो? इस बार कौन सा ट्रांजिशन है बेटा? A5 ट्रांजिशन। ट्रांजिशन। अगला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है कि जिसके पास F इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, हम लोग पिछली बार क्या पढ़े थे कि जिसके पास अनपेयर्ड B होगा वो कलर दिखाएगा। हाँ। और अगर पेयर्ड होगा तो नहीं दिखाएगा। वही बात यहाँ पे बोला कि अगर अनपेयर्ड F होगा तो कलर दिखाएगा और पेयर्ड होगा तो नहीं दिखाएगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम डी ब्लॉक के मुकाबले में F ब्लॉक में बहुत अच्छा पैटर्न पाया गया। वो पैटर्न देखो क्या बोलता है, पढ़ो। क्या बोल रहा है कि F ब्लॉक में पाया गया कि जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम नंबर का होगा उसका कलर भी सेम होगा। सेम होगा। और ये उसका एग्जांपल देखो, C3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4f1 होता है और YB3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4f13 होता है। तो 4f1 का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन, 4f13 का भी मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन। और ये एक्सेप्शन है बेटा, ये एक्सेप्शन है, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ा कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर देगा, जिसके पास नहीं होगा वो कलरलेस होगा। तो ये दो एक्सेप्शन याद रखना। अब बाकी को फॉलो करो। इसके पास भी दो अनपेयर्ड, इसके पास भी दो अनपेयर्ड, कलर सेम पाया गया। 3 है, कलर सेम पाया गया। ऐ समझ में आ रहा है? 4f11 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? 4f11 का मतलब कितना घर? 7 घर। 1 2 3 4 5 6 7। 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो ऐसे भरेंगे तो 3 अनपेयर्ड दिख रहा है। और अगर 11 भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो भी 3 है। इन दोनों ही मामले में कलर सेम पाया जा रहा है, ठीक है। समझ में आया बात? हाँ सर। अब आज इसका केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं। देखो, व्हाट इज M? M कैन बी एनी 14 मेंबर्स ऑफ लैंथेनाइड सीरीज। किसी को भी रखो, यहाँ पर C रखो, Lu रखो, जिसको रखना है। अगर उसको आप ऑक्सीजन से ट्रीट करोगे ऑक्साइड बनाएगा, ये उसका फॉर्मूला होगा, ये हाइड्राइड होगा, ये नाइट्राइड होगा। मतलब यहाँ पर बताओ वैलेंसी क्या फॉलो करना? +3। हाँ। मेरा तो ट्रेंड पकड़ो तो समझा रहा, ठीक है। चलिए, इसका केमिकल रिएक्टिविटी। अब देखो आ गया ना फिर से वो वर्ड क्या है। तो ज्यादातर लैंथेनाइड्स क्या बना रहा है? M2O3 माने sesqui ऑक्साइड बना रहा है, विद एन एक्सेप्शन सेलेनियम ऑक्साइड। फर्दर आपको क्या बताया जा रहा है कि ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स आर आयनिक एज वेल एज बेसिक। ये जो कंपाउंड है NH3 ये कैसा पाया गया? सॉलिड। और हैलाइड की बात करेंगे, ये हैलाइड की अगर बात करेंगे तो अमंग हैलाइड्स फ्लोराइड्स आर इनसॉल्युबल, व्हाइल क्लोराइड्स आर soluble as well as deliquescent. What is the meaning of deliquescent? बोलो रे। तुम तो फंस गया चुप बैठ करके। बोलो, अब जब तक नहीं बोलोगे गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। बोल बेटा। बोलो। ये टॉपिक ये बेटा मेरे नोट्स में आपको हम दिए हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में जाइए। कौसुनी। हाँ सर।
তুই যে একটু আগে কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করেছিলিস ফ্লোরেসেন্স, হ্যাঁ স্যার। ওই এয়ার সলিউশন থেকে চ্যাপ্টার, ময়েশ্চার ওদের তো টেনে সলিউশন নেয়। চ্যাপ্টার ক্লাস 12 এ পুরো নোটস দিয়েছি তো, ওখানে গিয়ে দেখ এফ্লোরেসেন্স, ডেলিকুয়েসেন্স, হাইগ্রোস্কোপিক, এইসব টার্মগুলো পড়িয়েছি। ইয়েস ইয়েস স্যার না, এখনো কোশ্চেনটা ওখানেই, বলো ডেলিকুয়েশন মানে কি? স্যার ডেলিকুইশন মানে moisture অ্যাটমসফিয়ারে এসে অ্যাটমসফিয়ার ময়েশ্চারের সঙ্গে মিলিয়ে একটা সলিউশন তৈরি করা। हाँ, देखा लड़का को 2 मिनट टाइम मिला, लड़का गूगल बाबा से खोज के निकाल लिया। नहीं सर, मैंने बोला, आपने से बोला सर। आपने से बोला अच्छा बात है। और जो गधा लोगों को नहीं मालूम है वो लोग 2 मिनट लगता गूगल से खोज करके निकाल करके आंसर दे देता सर को, लगे हाथ सीख भी जाता डेली क्वेश्चन का मतलब क्या है। ये सर, साबित Google करता है कोई नहीं कि सर। आपको जानने का चाहत नहीं है, इच्छा नहीं है। ऐसा सब्सटेंस जो मॉइस्चर का एटमॉस्फेयर को अब्सॉर्ब करके सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए उसको डेलिक्वेसेंट कहते हैं। इन लोगों का जो कार्बोनेट्स होगा, फॉस्फेट होगा, क्रोमेट होगा, ऑक्सलेट होगा, वो लोग पानी में इनसॉल्युबल पाया गया है, जबकि नाइट्रेट, एसीटेट एंड सल्फेट्स ये लोग पानी में सॉल्युबल पाया गया है। और यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन है, पढ़कर देखो तो क्या कहता है, मिश मेटल किसको कहते हैं? ये एनबी को जरूर से पढ़िएगा, आपके स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बेटा, यहाँ से कंपेटिटिव एग्जाम में भी पूछेगा। ये एलॉय है, किसका किसका एलॉय है? लगभग 95% लैंथेनाइट और 5% आयरन का, बाकी सब ट्रेसेस अमाउंट में होता है। तो क्या कंप्लीट किए बेटा हम लोग अभी? लैंथेनाइट इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब शुरू करेंगे एक्टिनाइड्स। 2 मिनट रुक जा, अजान होने दे उसको, 2 मिनट रुक जा सिर्फ। चलो एक्टिनिड्स। अच्छा, एक क्वेश्चन याद आया है, एक बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है बेटा, लेकिन देखना चाहते हैं कि आप लोग में से कितने लोगों को यह आंसर पता है। डी ब्लॉक में कितना सीरीज है बोलो? तो पीरियड वाइज 4 सीरीज पूछ रहे हैं। डी ब्लॉक में कितना सीरीज है बोलो? 4 सीरीज है। 4 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। इसका एक और नाम है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड, थर्ड ट्रांजिशन, फोर्थ। याद करो बेटा, पिछले क्लास में आपको इसी से क्लास शुरू किए थे। हाँ सर, हाँ। है ना? एफ ब्लॉक में कितना सीरीज है? 2 सीरीज। 2 सीरीज, दो। एक लैंथेनाइट और एक एक्टिनाइट। एक्टिनाइट। वो 3D सीरीज में मेंबर कितना है? 4D सीरीज में, 10। 5D सीरीज में, 6D सीरीज में। 40। यहाँ पे कितना मेंबर है? यहाँ 14 14। हाँ। 14 20। अगर आपके स्कूल एग्जाम में पूछ ले कि 3D में, डी सीरीज में 10 और एफ सीरीज में 14 मेंबर करके क्यों है, जवाब क्या देगा? हाँ सर एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, यस सर। समझ में आया? और यही पैटर्न आपको एस में, एस ब्लॉक में कितना ग्रुप है बेटा? एस ब्लॉक में 2। 2 क्यों है? क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ। 2 बी इलेक्ट्रॉन। ब्लॉक में कितना ग्रुप है? 6 ग्रुप है, 13 से लेकर के 18। क्योंकि 6 हाँ। इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आ रहा खेला? ये सब लिंक्ड है आपस में, समझे? तो अगर कभी ये सवाल पूछ ले कि पी ब्लॉक में 6 ग्रुप करके क्यों है, तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ग्रुप करके। समझा बात? तो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को ग्रुप के हिसाब से देखेगा और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को सीरीज के हिसाब से देखेगा। ठीक है, चलिए एक्टिनेट शुरू करते बेटा। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्टिनेट्स का जो अपीयरेंस है दिखने में, वो बेटा सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है और बहुत जल्दी टार्निश्ड हो जाता है अगर उसको आप एल्कली के कांटेक्ट में
और अगर मामला वही फिर से आ गया, अगर एक्टिनिट्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या दिखाएगा, कलर दिखाएगा। किस कारण से दिखाएगा, एफएफ ट्रांजिशन की वजह से दिखाएगा। और चूंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए इनका नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। और ये याद रखना कि जितना भी एक्टिनिट्स पाया गया वो सब का सब रेडियो एक्टिव होता है। साथ में ये भी याद रखना कि रेडियोएक्टिव एक्टिनिट्स में जो 14 एलिमेंट है बट आउट ऑफ 14 ये 4 एलिमेंट, ये 4 तो क्या है, बोलो, नेचुरल एलिमेंट। बाकी जो 10 बचा वो 10 का 10 क्या है, मैन मेड एलिमेंट। हाँ अगर एफ ब्लॉक से अगर एक्टिनिट से क्वेश्चन आएगा तो बेटा यही सब आएगा। यहाँ पर इसमें से आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड ये सब कुछ नहीं पूछेगा, बस यही सब पूछेगा अगर यहाँ से सब क्वेश्चन, तो इस पे थोड़ा सा आप ध्यान। और यूरेनियम के बाद जितना भी एलिमेंट है बेटा उसमें सब किस नाम से जाना जाता है, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट कहते हैं। और इन लोगों का आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली लैंथेनाइट से कम होता है। इन लोगों का भी ऑक्सीडेशन से ज्यादातर +3 पाया गया है। और इसमें भी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है जिसके वजह से एक और कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। अब ये आपका लैंथेनाइट सीरीज का एक समरी बनाया हुआ बेटा यहाँ पर, ये रहा एक्टिनियम से लेकर लॉरेंशियम तक, इन सब का सिंबल विद एटॉमिक नंबर, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर, मेटेलिक रेडियाई का ट्रेड, इसमें ये मेटेलिक रेडियाई और यहाँ 2 आयनिक रेडियाई M4+ के फॉर्म में, M3+ के फॉर्म में, और कुछ डेंसिटी। तो ये आपके नोट्स पे दिया हुआ बेटा, यहाँ ट्रेंड को खाली फॉलो करो। इसमें से इस तरह का बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब आज कुछ कंपैरिजन करते दोनों के बीच में, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनिट्स। तो कंपैरिजन में सबसे पहले बोथ कैन शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है। ये लोग में भी ज्यादातर पैरामैग्नेटिक है, कलर्ड है ड्यू टू एफएफ ट्रांजिशन, और कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, दोनों ही शो करता है कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनिट कॉन्ट्रैक्शन। और दोनों का ही नाइट्रेट, परक्लोरेट, सल्फेट आर सॉल्युबल, जबकि हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, फ्लोराइड्स आर इनसॉल्युबल। और दोनों आयन एक्सचेंज बिहेवियर, आयन एक्सचेंज कर सकता है आपस में। अब डिफरेंसेस पे बात करते हैं बेटा। तो एक्टिनिट्स में सबका सब रेडियोएक्टिव है, जबकि लैंथेनाइड्स में प्रोमेथियम को छोड़कर ऑल लैंथेनाइड्स आर नॉन रेडियोएक्टिव। लैंथेनाइड्स +3 के अलावा +2 और +4 भी शो करता है, जबकि ये +3 के अलावा +2, +4, +5, +6, +7 तक दिखाता है। ये ऑक्सो आयन नहीं बनाता है और ये ऑक्सो आयन बनाता है। ये देखिए यूरेनियम का ऑक्सो आयन है, ये प्लूटोनियम का ऑक्सो आयन है। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स इन लोगों का कम बेसिक होता है, इन लोगों का ज्यादा बेसिक होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बोर्ड स्कूल लेवल पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बेटा। इसके पास टेंडेंसी कम है, इसके पास टेंडेंसी ज्यादा है क्योंकि इसके पास चार्ज ज्यादा है, क्योंकि हमें क्या पढ़े थे, चार्ज ज्यादा होना चाहिए। इसका पैरामैग्नेटिक एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ ऑब्जर्व वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कुछ अनएक्सपेक्टेड वैल्यू पाया गया, ये डिफरेंसेस है। ज्यादातर ट्राई पॉजिटिव आयन क्या है बेटा, इसका कलरलेस है, जबकि इसका ट्राई पॉजिटिव आयन और टेट्रा पॉजिटिव आयन कलर पाया गया। तो ये इसका डिफरेंसेस है जो आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर बेटा आपका एफ ब्लॉक हुआ कंप्लीट। डी एंड एफ कंप्लीट कर दिए बेटा हम लोग। यहाँ पर वीडियो भेज देंगे, इसका वीडियो देखिए, नोट्स में जो कुछ दिया हुआ पढ़िए आप लोग उसको। अगले क्लास में क्या शुरू करने जा रहे हैं, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, उसके बाद खत्म।